डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे साइकन के बारे में और आज हम पढ़ेंगे इसमें स्पिक्यूल फॉर्मेशन के बारे में एंड न्यूट्रिशन के बारे में। तो सबसे पहले हैं इसमें स्पिक्यूल्स या कंटिकाएँ। जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था कि इसमें साइकन में कैल्केरियस कंटिकाओं का स्केलेटन पाया जाता है, यानी कैल्केरियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं जो इसके मेसेनकाइम में धसी हुई रहती हैं और ये कैल्कोब्लास्ट सेल्स के द्वारा बनती हैं और ये एनिमल को सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है। इसमें दो प्रकार की स्पिक्यूल्स पाई जाती हैं, मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स एंड टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स। तो सबसे पहले हैं मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स। जब एक एक्सिस पर ग्रोथ के द्वारा स्पिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, यानी एक अक्ष पर वर्दी के द्वारा जब कंटिका का निर्माण होता है तो इसको मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल कहते हैं। यह सुई के समान यानी नीडल शेप्ड या रोड शेप्ड या कर्व्ड हो सकती है। इसको दो सीरीज़ में या दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। पहला है मोनोएक्टिनल मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल। जब एक एक्सिस की एक ही दिशा में ग्रोथ होती है तो इसको मोनोएक्टिनल मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल कहते हैं। दूसरी है टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स। इसमें 4 रेज पाई जाती है, 4 अर पाई जाती हैं और जब चारों अर उपस्थित होती हैं तो इसको टेट्रा रेडिएट कहते हैं, टेट्रा रेडिएट स्पिक्यूल कहते हैं। और जब चारों आर्म्स इसकी सिमिलर होती है तो इसको कैलेथ्रोपस कहते हैं। जब 4 के स्थान पर 3 भुजाएं हो, 3 आर्म्स हो तो इसको ट्राई रेडिएट कहते हैं। तो यहाँ पर मोनोएक्सॉन है। मोनोएक्सॉन जो है वो या तो मोनोएक्टिनल प्रकार की होती है या बाईएक्टिनल प्रकार की होती है। और सेकंड टाइप की टेट्राएक्सॉन है तो ये ट्राई रेडिएट या टेट्रा रेडिएट प्रकार की होती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ स्पिक्यूल्स या कंटिकाओं का परिवर्धन। यह इम्पोर्टेंट है जो कि परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। तो साइकन में कैल्केरियस स्पिक्यूल्स पाई जाती है, यानी कैल्केरियस कंटिकाएँ पाई जाती हैं और इन कंटिकाओं का निर्माण कैल्कोब्लास्ट सेल्स के द्वारा होता है। मिन्चिन के अनुसार स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स का ओरिजिन जो है एक्सोपिनेकोडर्म के द्वारा होता है और मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स का फॉर्मेशन जो है 2 स्क्लेरोसाइट सेल्स के द्वारा होता है। यह एक स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका के विभाजन के द्वारा बनती है। तो एक स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका जो कि एक्सोपिनेकोडर्म के द्वारा बनी है, तो एक्सोपिनेकोडर्म एक स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका को बनाएगा। एक स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका डिवाइड होगी और 2 स्क्लेरोसाइट कोशिकाएं बनेगी। बाहर की ओर पाई जाने वाली कोशिका को जो 2 स्क्लेरोसाइट कोशिकाएं बनी हैं, इन कोशिकाओं में बाहर की तरफ जो कोशिका पाई जाती है उसको थिकनर सेल कहते हैं, प्रगाढ़क कोशिका कहते हैं, और भीतर की तरफ पाई जाने वाली कोशिका को फाउंडर सेल या संस्थापक कोशिका कहते हैं। नीचे कुछ स्पिक्यूल्स के डायग्राम बने हुए हैं। ऊपर वाली मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल्स है जो बाई रेडिएट है, यानी दोनों इसके जो अर हैं वो नुकीले हैं। सेकंड में यूनि रेडिएट है, यानी कि यह सुई के समान है। तीसरी जो है वो रिकवर्ड है, यानी कि मुड़ी हुई है। और नीचे वाले डायग्राम में टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स दिखाई गई है जिसमें से टेट्रा रेडिएट और ट्राई रेडिएट प्रकार की यहाँ पर स्पिक्यूल्स दिखाई गई है। नेक्स्ट है इसमें तो स्पिक्यूल्स 2 प्रकार की है, मोनोएक्सॉन एंड टेट्राएक्सॉन। मोनोएक्सॉन जो है वो या तो कर्व्ड होती है या बाई रेडिएट होती है या यूनि रेडिएट होती है। और टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स जो हैं वो टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल जो है टेट्रा रेडिएट या ट्राई रेडिएट प्रकार की होती है। तो इसमें किस प्रकार से स्पिक्यूल फॉर्मेशन होता है, मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है, वो डायग्राम के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ पर स्क्लेरोब्लास्ट कोशिका है, यह डिवाइड हुई 2 स्क्लेरोसाइट कोशिकाएं बनी। इनके बीच वाला भाग जो है यहाँ से यह कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है, संकीर्णन शुरू हो जाता है और यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं, जमा होना शुरू हो जाते हैं और इनके द्वारा स्पिक्यूल का निर्माण
या स्पिक्यूल फॉर्मेशन का काम शुरू होता है। अब बीच में स्पिक्यूल बन गया है, तो इस स्क्लेरोसाइट सेल में जो बाहर की तरफ है उसको थिकनर सेल कहते हैं और जो अंदर की तरफ है उसको फाउंडर सेल कहते हैं। तो ये सेल्स कुछ समय तक तो स्पिक्यूल पे दिखाई देती हैं और उसके बाद में स्पिक्यूल पर ये सेल्स दिखाई नहीं देती है और मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल फॉर्म हो जाता है या मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल का निर्माण हो जाता है। सेकंड है ट्राइरेडिएट स्पिक्यूल का फॉर्मेशन जो है 3 स्क्लेरोब्लास्ट सेल्स के द्वारा होता है और प्रत्येक कोशिका जो है वो डिवाइड होकर के टोटल 6 स्क्लेरोसाइट सेल्स का एक ग्रुप बना देती हैं और प्रत्येक रे का फॉर्मेशन जो है वो एकाक्ष कंटिका के समान मोनोएक्सॉन स्पिक्यूल के समान होता है। इसमें भी फाउंडर सेल और थिकनर सेल्स जो है वो भाग लेती है और टेट्रा रेडिएट स्पिक्यूल के फॉर्मेशन में 4 स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं भाग लेती हैं। तो यहाँ पर ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल फॉर्मेशन का बताया गया है। यहाँ पे 3 स्क्लेरोब्लास्ट कोशिकाएं भाग ले रही है और 6 स्क्लेरोसाइट कोशिकाएं बनती हैं। इनके बीच में कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स जमा होने शुरू होते हैं और इसमें 3 रेज निकलती हैं और यहाँ पर 6 कोशिकाओं में से 3 स्क्लेरोसाइट कोशिकाएं बीच वाले में भाग में आ जाती है, जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। इनको फाउंडर सेल्स कहते हैं और 3 इसके रेज के किनारों पर होती है जिनको कि थिकनर सेल्स कहते हैं। तो जैसा नीचे वाले डायग्राम में बताया गया है, थिकनर सेल एंड फाउंडर सेल और ट्राई रेडिएट स्पिक्यूल का डायग्राम दिखाया गया है। नेक्स्ट है इसमें न्यूट्रिशन। तो साइकन एक फिल्टर फीडर एनिमल है और इस प्रकार की पोषण विधि जो है वो सेडेंट्री जिसमें जीवन यापन करने के लिए सहायक होती है। स्तनबद्ध जंतु होते हैं उनमें जीवन यापन करने के लिए सहायक होती है। वाटर करंट के साथ भोजन के छोटे कण ऑस्टिया से होकर के भीतर प्रवेश करते हैं और यह वाटर करंट जो है भोजन के कणों के साथ में जब रेडियल कैनाल में पहुंचते हैं तो वहाँ उपस्थित कोएनोसाइट की जो फ्लैजिला है जिनमें कि लगातार ऑसिलेशन हो रहा है या स्पंदन हो रहा है जो कि वाटर करंट को बनाए रखती हैं, ऑस्टिया अपने आकार को घटा करके केवल छोटे भोजन के कणों को ही भीतर प्रवेश करने देते हैं, क्योंकि कल हमने पढ़ा था कि ऑस्टिया पर मायोसाइट सेल्स पाई जाती हैं जो कि इसके डायामीटर को कंट्रोल करने का काम करती है। जलधारा या वाटर करंट जब कोएनोसाइट्स के कॉलर से होकर के निकलता है तो इस दौरान जो फूड पार्टिकल्स हैं वो कॉलर के साथ में चिपक जाते हैं और कॉलर के बेसल पार्ट से फेगोसाइटोसिस के द्वारा इन फूड पार्टिकल्स को ग्रहण कर लिया जाता है या फूड वैक्यूल बना करके अंदर की तरफ ले लिया जाता है। जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, यह कोएनोसाइट सेल का डायग्राम दिखाया गया है जिसमें नीचे की तरफ न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है और ऊपर प्लेसेज ऑफ फूड इंजेक्शन है। ऊपर की तरफ इसका कॉलर वाला भाग है और इसमें से होकर के फ्लैजिला निकला हुआ है। तो इसके कॉलर वाले भाग में फिल्टर्ड पार्टिकल्स जो हैं जो कि छनकर के आए थे वो पार्टिकल्स चिपके हुए हैं। इन पार्टिकल्स में से भोज्य पदार्थों को अंदर की तरफ ले लिया जाता है। भोजन ग्रहण करने के पश्चात कोएनोसाइट कोशिका में फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है, खाद्य धानी का निर्माण हो जाता है और साइकन में इंट्रासेलुलर डाइजेशन पाया जाता है, अंतः कोशिकीय पाचन पाया जाता है। कोएनोसाइट में पहले पार्शियल डाइजेशन होता है यानी कि आंशिक पाचन होता है। फूड वैक्यूल में पहले एसिडिक और बाद में बेसिक मीडियम में डाइजेशन होता है। पहले अम्लीय माध्यम होता है खाद्य रसदानी में और बाद में क्षारीय माध्यम में पाचन होता है। आंशिक रूप से पाचित भोजन जो है वो मीजेनकाइम में स्थित अमीबोसाइट्स को स्थानांतरित हो जाता है और अमीबोसाइट्स में कंप्लीट डाइजेशन होता है। अमीबोसाइट कोशिकाएं जो हैं वो माइग्रेटरी सेल्स होती हैं और यह जो है डाइजेस्टेड फूड को बॉडी की डिफरेंट या वेरियस सेल्स तक डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो अमीबोसाइट कोशिकाएं भ्रमणशील होती हैं और यह पचे हुए भोजन को शरीर की विभिन्न कोशिकाओं को वितरित कर देती है। कुछ डाइजेस्टेड फूड का स्टोरेज जो है विशेष प्रकार की अमीबोसाइट्स में किया जाता है जिनको थीसोसाइट्स कहते हैं। पीछे जब मैंने आपको बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब बताया था तब मैंने बताया था कि थीसोसाइट्स के बारे में
परीक्षा में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइकन में कौन सी कोशिकाएं भोजन संग्रहण करने का काम करती हैं, या नेम द सेल्स ऑफ साइकन स्टोरिंग फूड मटेरियल। तो थीसोसाइट्स जो है वो फूड स्टोरेज का काम करती है। नीचे यहाँ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। तो फिल्टर्ड फूड पार्टिकल्स adhere to color, ingestion of food particles by phagocytosis, formation of food vacuoles in choanocytes, partial digestion in choanocytes, complete digestion in amoebocytes, then digested food distributed to various body cells by wandering amoebocytes, some digested food stored in thysocytes and indigested food is given out through excurrent water। तो इस प्रकार से जो अपचित भोज्य पदार्थ है वो बहिर्वाही जल के साथ में बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है, इसमें यहाँ पर डायग्राम दिखाया गया है कि भोजन का अंतर्ग्रहण और पाचन किस प्रकार से होता है, इंजेशन कैसे होता है और उसका डाइजेशन कैसे होता है। यहाँ पर फ्लैजिला दिखाए गए, ऊपर कॉलर वाला पार्ट है, न्यूक्लियस है नीचे की तरफ। तो यहाँ पर फूड वैक्यूल्स बनी ऊपर वाले भाग में, जब इंजेशन ऑफ फूड और फूड यहाँ पे वैक्यूल्स बनी, फूड वैक्यूल्स में यहाँ पर हुआ। इसके बाद में अमीबोसाइट्स जो है रिसीव्ड पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, और इसके बाद में ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाकर के इसको देने का काम करती हैं या इसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। तो साइकन में रेस्पिरेशन के लिए, श्वसन के लिए कोई विशेष अंग नहीं पाए जाते हैं। इनकरंट वाटर के साथ में गुलित अवस्था में ऑक्सीजन भीतर प्रवेश करती है और विसरण द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग कर दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक्स करंट वाटर के साथ में बाहर निकाल दी जाती है। अमीबोसाइड सेल्स जो है ऑक्सीजन के वितरण का भी कार्य करती हैं और ऑक्सीजन खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऊर्जा का संग्रहण एटीपी के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। साइकन द्वारा अमोनिया का त्याग किया जाता है, इसलिए इसको एमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं। इस जंतु में श्वसन के ही समान उत्सर्जन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेसिफिक ऑर्गन्स नहीं होते हैं और अमोनिया का जो एक्सक्रीशन है वो एक्सकरेंट वाटर के साथ किया जाता है। कुछ वैज्ञानिकों के मतानुसार कुछ अमीबोसाइड सेल्स जो हैं वो उत्सर्जी पदार्थों को कलेक्ट करती है और इनका त्याग जो है एक्स करंट वाटर के साथ में, बहिर्वायु जल के साथ में कर दिया जाता है। कुछ स्पंजों के द्वारा अत्यधिक मात्रा में म्यूकस या श्लेष्मा का त्याग किया जाता है और वैज्ञानिकों के मतानुसार इस म्यूकस के साथ में भी उत्सर्जी पदार्थों का त्याग किया जाता है। नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम एंड बिहेवियर। फाइलम पॉरीफेरा के सदस्यों में नर्व सेल्स और सेंसरी सेल्स जो है वो एब्सेंट होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप स्पंज जो हैं वो संगठित रूप से किसी उद्दीपन के प्रति अपना रेस्पॉन्स नहीं दिखाते हैं या व्यवहार प्रकट नहीं कर पाते हैं। प्रत्येक कोशिका अपने स्तर पर संवेदी होती है और प्रतिक्रिया व्यक्त करती है। यदि साइकन को जल के बाहर निकाल दिया जाए तो उसका शरीर संकुचित होकर के सिकुड़ जाता है, तो बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। ऑस्टिया और ऑस्क्यूलम को घेरे हुए संकुचनशील मायोसाइट्स पाई जाती है और इन कोशिकाओं के संकुचन के द्वारा रंध्रों को बंद किया जा सकता है। यदि साइकन को वायु में रखा जाए तो इसका ऑस्क्यूलम बंद हो जाता है। प्रकाश, लाइट यानी केमिकल एंड स्पर्श के प्रति, टच के प्रति यह बहुत ही मंद प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाते हैं क्योंकि इनमें नर्वस सिस्टम नहीं होता है। और टू जेट और एम पावेंस डी सिकेंटी के मतानुसार कोलेनोसाइट कोशिकाएं नर्व सेल्स के समान काम करती हैं और यह कोशिकाएं कोएनोसाइट को पिनेकोसाइट और मायोसाइट्स के साथ में जोड़ती हैं। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, कोएनोसाइट कोशिकाएं हैं जो रेडियल कैनाल में है, ये बाहर की तरफ कोलेनोसाइट्स और मायोसाइट्स कोशिकाओं को आपस में पिनेकोडर्म के साथ में जोड़ने का काम करती है। फिर है मूवमेंट्स। तो स्पंज एक सेडेंट्री एनिमल है, स्थानबद्ध जंतु है। इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन्स या गमनांग अनुपस्थित होते हैं। इसके कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोकोमोशन नहीं हो पाती है। या किसी सबस्ट्रेटम के साथ में चिपके हुए रहते हैं, आधार के साथ में चिपके हुए रहते हैं। इनके शरीर की बाहरी सतह में कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी
पाई जाती है, संकुचनशीलता पाई जाती है, और इस संकुचनशीलता जो है एक्सटर्नल पिनेकोडर्म के कारण होती है, और इसकी कोशिकाएं जो है अमीबीय गति पाई जाती है कोशिकाओं में। थैंक यू।